जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। तो इसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में रहेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। यह मॉडल पेपर जो है सेम एज यानी कि ऐसा ही जो है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2024 में होगा उसमें ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, कब आएगा? 2024 फरवरी महीने में ऐसा ही पेपर आएगा। यानी कि ये आप पूरा सोल्यूशन देख लेते हो, पूरा सेट देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे होगा, कैसा हमारा जो है पेपर रहेगा। तो यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन है इस वीडियो में, तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। और इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो क्लास 12th वाले के लिए रहेगा, सामान्य हिंदी के। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2023-24 का जो मॉडल पेपर है आ गया है। यह जो है 2 खंडों में विभाजित होता है। 70 नंबर का आपका होगा, आपको पता ही है। और 30 नंबर का जो है इंटरनल एग्जाम होता है जो कि आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो पेपर है खंड आ खंड बा में है, तो खंड आ बहुविकल्पीय होता है जिसको आपको OMR शीट पे हल करना होता है। और जो खंड बा होता है वर्णनात्मक होता है जिसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। ठीक, तो जो खंड आ होता है उसमें सभी प्रश्न 1 अंक के होते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात जो है उसे काटे नहीं, यानी कि उसको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तथा इरेजर या फिर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, यानी कि ये सारी चीजें वर्जित हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दे दिए गए हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न पहले देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जो हैं यहाँ पर ऑप्शंस हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय जो हैं वह द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचना है जो कि एक निबंध है। नेक्स्ट है गबन किसकी रचना है? तो गोदान गबन, ठीक है, यह किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वह जो है 1918 से लेकर या 1919 से लेकर जो है 1938 के बीच में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो जो नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, यह आत्मकथा विधा की रचना है जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है वह द्विवेदी युग की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश यह सभी जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो जो आधुनिक काल है वह आपको कहीं कहीं पर जो है 1850 से लेकर अब तक या 1843 से लेकर अब तक जो है दिया रहेगा। तो जो भी रहेगा आपका वो करेक्ट होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मतीराम किस युग के लेखक हैं, सॉरी कवि हैं? ठीक है, तो मतीराम जो है रीतिकालीन कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपके यहाँ 2 ही रस हैं, ठीक है, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात, मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर जो है मनो जानो जनु, ठीक है, ज्यों, ये सभी आपको शब्द यानी कि ये वाचक शब्द दिखाई दे देते हैं। तो आपको वहां पर ठोक देना है क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आपके यहाँ जो भी है सोरठा है या फिर दोहा है, ठीक है, और रोला है। तो जो सोरठा और रोला है इनमें दोनों में जो है 4 ही चरण होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में जो है आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर जो है वाक्य के कुल 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और जो है मिश्र वाक्य, ये 3 वाक्य होते हैं। वो भी किसके आधार पर? तो जो है
रचना के आधार पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में देखा जाए तो यहाँ कर्मधारय समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर पीत अंबर यानी पीत वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ठीक, नेक्स्ट है आंसू का तत्सम क्या होता है? तो आंसू का तत्सम जो है अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तृवाच्य में जो है किसकी प्रधानता होती है? तो कर्मवाच्य में कर्म की, कर्तृवाच्य में कर्ता की, ठीक है, और भाववाच्य में जो है दोनों की प्रधानता हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य में जो है किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो यह जो है स्त्रीलिंग में जो रूप है उसमें आता है ताभ्यः, और वह ताभ्यः जो होता है यानी कि भ्यः लास्ट में जिसमें भी आता है, हम आपको ट्रिक बताए हैं, भ्यः जिसमें भी लास्ट में आता है, ठीक है, वह चतुर्थी का बहुवचन पंचमी का बहुवचन होता है। तो यहाँ चतुर्थी का बहुवचन दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, ठीक है, सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वह वही सही है। ठीक, तो यह हमारा OMR शीट का प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो कि सभी आपको हल करना है, तभी 20 नंबर यहाँ पर आपको मिल पाएगा। अब आपकी बात करते हैं 50 नंबर जो कि वर्णनात्मक है, यानी कि लिखना है, आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न देखिए वर्णनात्मक एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 गद्यांश रहता है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। तो यहाँ पर देखिए यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अर्थात लेखक का कहना है कि यह ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो है एक व्यक्ति जो है जैसा है वैसा ही किसी दूसरे व्यक्ति को मित्र बना सकता है या उससे ही मित्रता कर सकता है, यह संभव नहीं है। यानी कि ऐसा भी नहीं जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि समाज में जो लोग हैं उनमें जो मित्रता हो एक दूसरे के विपरीत गुण को देखकर मित्रता हो। जैसे कि जो है निर्बल बलवान को ढूंढेगा, ठीक है, अवगुण गुणी को ढूंढेगा, बुद्धिमान जो है मूर्ख जो है वह बुद्धिमान को ढूंढेगा, अच्छा जो है बुरा जो है अच्छा को ढूंढेगा, सुंदर जो बदसूरत होगा वो सुंदर को ढूंढेगा। तो ऐसे भी जो है मित्रता संभव हो सकती है। यानी कि वे लोग जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपनी भावनाओं में लिख देना, ठीक है, कि लेखक कहता है इस पंक्ति के माध्यम से, ठीक है, तो ऐसा आप ऐड कर देंगे और लिख देंगे तो आपकी व्याख्या भी हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है दूसरा प्रश्न यही आता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 ही नंबर का होता है, तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐड कर दोगे और यही भी लिख दोगे तब भी आपको मिल जाएगा। 2 नंबर टेंशन नहीं लेंगे, आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप देख रहे हैं मित्रता आ गया, तो आप पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता है पहला पाठ ये मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, तो यह जो है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो आप लिख सकते हैं पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाता है। या फिर जो है आप वैसा भी लिख सकते हैं जैसा लिखा जाता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। या फिर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि जो गुण हम में नहीं है वह हम दूसरों में ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि निर्बल बलवान का, धीर उत्साही का, बदसूरत सुंदर का, ठीक है, तो ऐसे जो है लोगों को हम ढूंढते हैं, इसलिए आकर्षित होते हैं। तो इसका भी आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अथवा करके देखिए क्या कहता है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए तो जब आप इसको पढ़ें तो इसको में आपको यह मिल गया कि यह ममता पाठ से लिया गया है। ठीक है, ममता पाठ से लिया गया है, जो ममता है ऐसा बोल रही है। तो यहाँ उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ की बात करते हैं, तो वही पाठ का नाम ममता है और जो रचनाकार है यानी कि लेखक हैं वह जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है,
और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हम ईश्वर की जो है, लेखक क्या कहता है, ममता कहती है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत ही लिखी है तो हम उसे स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते हैं। यदि ईश्वर की इच्छा से विपत्ति आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर जो है जो तैयार रहना चाहिए, पिताजी मंत्रित्व न रहने पर क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भर सकेंगे, यानी कि हम जब पद पर नहीं रहेंगे तब क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी। हम जबकि ब्राह्मण हैं, हमको तो 2 मुट्ठी अनाज की ही आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा नहीं आवश्यकता होती है। तो इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होगा। ममता आगे कहती है, क्या इस पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू न शेष रहेगा जब हमारे पास धन नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सकेगा। तो यह जो है इसकी व्याख्या है, अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो वही कार्य जो इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, यानी कि जो है आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करना जो है, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करना ही जो है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। किसके अनुसार, तो ममता के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड नंबर है, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। 2 पद्यांश आते हैं, दोनों में से किसी एक को करना होता है। बहुत आसान आता है, पहले तो थोड़ा हार्ड आता था लेकिन अब आसान हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है क्या कि 3 प्रश्न, एक तो पद्यांश संदर्भ हो गया, दूसरा जो है रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, और तीसरा जो है अधिकतर पूछा जाता है अलंकार कौन सा है। बस हो गया, आपको 6 नंबर मिल जाता है। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंघो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब लीला देखो, ये पद पाठ से लिया गया है और इसको लिखा किसने है, तो सूरदास जी ने लिखा है और इनकी रचना सूरसागर है, उसी से लिया गया है पद को। ठीक है, ये पहले पाठ का पहला ही पद्यांश है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जो आपका फरवरी 2024 में है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लिखेंगे क्या, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ठीक, चलिए, तो यह संदर्भ हो गया, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस पद का नाम, ठीक है, पद का नाम क्या लिखेंगे, पद ब्रैकेट में लिख देंगे सूरसागर और कवि का नाम लिख देंगे सूरदास। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि बहरे को जो है, हे ईश्वर, बहरों को जो है सुनाई देने लगता है आपके दरबार में, आपका दर्शन पाने से बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति जो है राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, तो यह इसकी व्याख्या हो गई। उसके बाद है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो हमने आपको बताया है कि पद्यांश जो आता है उसमें अधिकतर जो है आपको एक अलंकार कॉमन मिल जाता है, वह है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार आप ढूंढ लीजिएगा जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति लगातार एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है बार बार की बात करते हैं तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और सूरदास स्वामी है यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, और इसमें चरण कमल, ठीक है, चरण के समान कमल जो है, ठीक है, कमल के समान चरण, यहाँ पर भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट अथवा करके जो दिया गया है देखिए, सुनि सुंदर बैन सुधार शान सयानी जानकी जानी भली तिरछे करी नयन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। तो यहाँ पर यदि आपने पढ़ा होगा या इसके पहले हमने आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया सेम है जैसे ही, तो उसमें भी यह प्रश्न था। ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड ने वही पेपर उठा के ही दे दिया है जैसा हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर 90% वैसा ही मिल रहा है। तो यह जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ में हम लिखेंगे क्या, पद्यांश का नाम वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर से लिया गया है, और यह जो है अयोध्या कांड कवितावली से लिया गया है, और जिसकी रचना जो है तुलसीदास ने की है। तो ठीक है, यह इसका संदर्भ हो गया।
और यहाँ पर देखिए दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर पूछ रहा है किसका, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कंजकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्याख्या में लिखेंगे कि तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, कब, जब जो है श्री राम लक्ष्मण और सीता माता जो है वन को जा रही थी, तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया हो। ठीक, नेक्स्ट है अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है। तो अनुराग तड़ाग में भी जो है अनुप्रास अलंकार है, मनु मंजुल कंजकली में भी जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मनु मंजुल कंजकली, यहाँ पर देखिए मनु मानो जन जानो, तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, यानी कि दोनों अलंकार हैं, आपके अनुप्रास भी हैं और उत्प्रेक्षा भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर जो कि है संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, जो कि आपको 5 नंबर दिया जाता है। 2 नंबर जो होता है वह संदर्भ के लिए होता है और जो है 3 नंबर व्याख्या के लिए यानी अनुवाद के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पेपर बनाया था सेम एज वही पेपर वही छाप दिया है, क्या बताएं, अलग दे ही नहीं पाया उसने। तो देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति, तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है, तो वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ में क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे जो आगे लिखते आए हैं संदर्भ में। ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, हो गया। ठीक, और उसी के साथ प्रसंग लिख देंगे तो और अच्छी बात है, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी के प्राचीन गौरव एवं महत्ता पर जो है यानी महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो एशिया नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश जो है सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह त्रगत भारतीय दर्शन शस्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन आदि किया था। सहतेषाम होना चाहिए, सहतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाः कारितः। सहतेषाम यहाँ पर आने पर, ठीक है, वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, यानी कि यहाँ आने पर वह जो है उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उन्होंने जो है इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक, चलिए यहाँ पर अथवा करके देखिए है, दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, जो भी आपको इच्छा कहे, जो भी सकें। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही, यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संस्कृति ही पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और हम इसके जो है प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति ही, तो मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन से संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन, हमारे पूर्वजों ने महान जीवन को संवारने के लिए महान प्रयास किए थे। तो अस्माकं, ठीक है, यहाँ पर होगा ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय ज्ञान आचारान विचारंच आदर्शयन तत्सर्वं अस्माकं संस्कृति ही, उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया या फैलाया, वही सब हमारी क्या है, संस्कृति है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर है चौथा प्रश्न। यहाँ पर पद्यांश में से किसी, यानी श्लोक आता है, 2 आता है, दोनों में से एक करना होता है, वो भी 5 नंबर का होता है। 2 का जो है संदर्भ, 3 का जो है उसका अनुवाद। तो यहाँ पर देखिए मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, तो यहाँ पर बोल रहा है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, किस पाठ से है, तो जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक,
और इसके प्रसंग की बात करें तो इस श्लोक में युधिष्ठिर ने जो है त्याग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ठीक, इसकी हम व्याख्या की बात करते हैं यानी कि अनुवाद की। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को त्याग कर यानी क्रोध को छोड़कर मनुष्य शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बन जाता है यानी कि अर्थवान बन जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर यानी कि लालच को छोड़कर जो है मनुष्य सुखी बन जाता है। ठीक, दूसरा यहाँ पर अथवा करके में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत। तो यह जो है भारतीय संस्कृति ही पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है हम प्रसंग की बात करें तो भारतीयों की मूल भावना को दर्शाया गया है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण को देखें, और मा कश्चित् दुख भाग भवेत और जो है कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बोल रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पर ज्योति जवाहर की बात करते हैं। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। 2 प्रश्न में से एक को करना होता है। तो यहाँ पर ज्योति जवाहर से हम बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का यही 2 क्वेश्चन आता है, तो आप इनमें कंप्लीट कर लीजिए अगर आप प्रतापगढ़ से हैं तो देखिए ज्योति जवाहर तो देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप इसमें थोड़ा प्रस्तावना लिखेंगे यानी कि एक प्रकार से इसके बारे में लिखेंगे कि ज्योति जवाहर खंड काव्य जो है देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा लिखा गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू के जो है चरित्र चित्रण को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ये लिख डालेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम हेडिंग की बात कर देते हैं। तो ये इनका जो है विराट व्यक्तित्व था, देशभक्त थे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री, लोकप्रिय राजनेता थे, अहिंसा के समर्थक थे आदि, ये सभी हेडिंग डाल देंगे और इसके बारे में 2-2 लाइन लिख देंगे। आपका जो है 3 नंबर कन्फर्म है, कोई ज़्यादा नहीं लिखना होता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन। जीवन परिचय लिखना होता है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक रचना बोल रहा है, एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख का मतलब उसके बारे में भी लिखना हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, कई सारी रचनाएं लिख देंगे, वो किस विधा से है वो भी लिख देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीवन परिचय कैसे लिखें वीडियो पढ़ा है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हीं तीनों को याद कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए कवि का जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख। तो यहाँ पर तुलसीदास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सुमित्रानंदन पंत भी और महाकवि सूरदास भी, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना होता है जो 2 नंबर का आपका आता है। तो यहाँ पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। ठीक है, यह श्लोक हो गया 2 नंबर। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए संस्कृत में उत्तर देना होता है, 2 करना है, 2 नंबर मिलेगा। तो भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, यानी कि भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। तो विश्वस्य सृष्टः ईश्वरः अस्ति, विश्व का निर्माण जो है ईश्वर ने किया है, यानी कि विश्व की सृष्टि यानी कि रचना जो है ईश्वर ने की है। इति भारतीय संस्कृते मूलः अस्ति, यही भारतीय संस्कृत का मूल है। नेक्स्ट है पुरुराजः कः आसीत्। तो पुरुराजः भारतस्य एकः वीरः नृपः आसीत्। चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः च आसीत्। वीरः केन पूज्यते। तो वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर निबंध आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, 7 नंबर आपको मिलने वाला है। तो एक करोगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। देखिए सभी बहुत ही आसान भाषा में दे दिया है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और जो है नारी सशक्तिकरण। तो यह जो है निबंध है, किसी एक पर लिखना होता है। तो आपको जो है यहाँ पर 7 नंबर दिया जाता है। उसके बाद देखिए ये चीज़ नया ऐड हुआ है जो कि 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को जो है एक पत्र लिखिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन थीम होते हैं ऊपर का उसके लिए आपको 2 नंबर और जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए 2 नंबर, टोटल 4 नंबर। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। पत्र कैसे लिखें यह वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो यह जो है हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर सोल्यूशन जो कि बोर्ड द्वारा दिया गया था, फुल सोल्यूशन दिया गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अभी भी 2-3 मॉडल पेपर अपने हाथ द्वारा बनाया गया मिलेगा। ठीक है,
जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।